महाराष्ट्र के अगर मैं इतिहास की बात करूं तो कभी सियासत में इस तरह की तस्वीर सामने नहीं आई कि नामांकन तक हो गए हैं, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधनों की तरफ से क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तो दिख नहीं रहा। यहां एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं है, बल्कि आपस में ही यहां पर एक दूसरे के धुरविरोधी बनते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंडली फाइट कहां होगी, बागी यहां पर कितना खेल और किसका बिगाड़ सकते हैं, कंफ्यूजन कहां है, क्लैरिटी कहां है, ये सवाल अब भी बरकरार है। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है। यहाँ पर मैं बात करूं तो महाविकास आघाड़ी ने उससे भी ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर महायुति के भी सामने आ गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हमारी पार्टी में प्रोटोकॉल संभाला जाता है, सब कुछ चीजें ध्यान में रखती हैं, यहाँ बगावत नहीं होती, उस पार्टी में भी बगावत होने लगी है। वहां पर बोरेवली से गोपाल शेट्टी ने वहां पर बगावत की है। हिना गावित जो पूर्व सांसद है, वहां पर उन्होंने अक्कलकुआ सीट से विधानसभा का फॉर्म भरा है। यानी किसी भी पार्टी में अब बगावत अछूती नहीं रही है, हर पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। और ये पहला ऐसा चुनाव है 2019 के हम चुनाव से इसको देखें तो सबसे ज्यादा चुनावी मैदान में इस बार उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। 288 सीट के लिए करीब करीब 7,900 से भी ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इन्होंने करीब करीब 11,000 नॉमिनेशन वहां पर दाखिल किए हैं। एक व्यक्ति ने 2-2, 3-3, 4 फॉर्म वहां पर भरे हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे मजे की बात है कि कल खुद देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर कहना पड़ा कि सीट शेयरिंग हमारी भाई अच्छी हो चुकी है, लेकिन 4 जगहों पर हमारी फ्रेंडली फाइट हो रही है। देखिए, जिस महायुति के बारे में कहा जा रहा था कि वहां पर सब कुछ सही है, दिल्ली जाकर 4-5 बार दिल्ली जाके आए, अमित शाह से मुलाकात हुई, सब कुछ सही बताया गया, लेकिन उनके सामने भी अब फ्रेंडली फाइट वहां पर हो रही है। 2 सीट पर एकनाथ शिंदे और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार हैं, 2 सीटों पर बीजेपी के सामने एनसीपी के उम्मीदवार हैं। आप देखिए, जो महाराष्ट्र की नांदगांव जो विधानसभा सीट है, वहां पर सुहास कांदे जो दबंग कहलाते हैं, वो एकनाथ शिंदे के पार्टी के उम्मीदवार है और उनके खिलाफ अजित पवार और छगन भुजबल ने एक खेल खेला और उन्हें निर्दलीय के तौर पर वहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। अब इसका बदला कैसे ले, इसके लिए एकनाथ शिंदे ने क्या किया, नॉमिनेशन दाखिल करने से कुछ घंटे पहले मुंबई से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसमें भाऊ साहब चौधरी जो शिवसेना के नेता और राज्य के सचिव है, वो नासिक पहुंचते हैं और दिंडोरी जहां पर नरहरी झिरवाल पार्टी के बड़े नेता है एनसीपी के, उनके खिलाफ धनराज महाले को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। और दूसरा, नासिक की एक और सीट है देवलाली, वहां से एक महिला उम्मीदवार को एबी फॉर्म दिया जाता है। मतलब सोचिए, एबी फॉर्म लेने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां पर आदमी उड़ जाता है और वहां पर नॉमिनेशन दाखिल किया जाता है। ये तो महायुति का हुआ। महाविकास आघाड़ी में भी कुछ सही नहीं है। महाविकास आघाड़ी में अब 7 से 8 जगहों पर फ्रेंडली फाइट नजर आ रही है, लेकिन ये फाइट जो है ये 11-20 से भी ज्यादा सीटों पर वहां पर नजर आने वाली है। और लगातार वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे इन बगावत करने वालों को, लोगों को वहां पर समझाया जाए। आज महायुति की एक बैठक हो सकती है वर्षा पर, जिसमें जो निर्दलीय के तौर पर जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है उन्हें समझाने की कोशिश वहां पर की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से भी ये कोशिश होगी, लेकिन सबसे ज्यादा महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उद्धव ठाकरे के सामने कांग्रेस ने चैलेंज रखा है। अधिकतर सीटों पर जहां उद्धव ठाकरे ने बिना बातचीत किए, बातचीत जहां पर जारी है तभी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो नाराज होकर कांग्रेस के लोगों ने भी वहां पर नॉमिनेशन दाखिल कर दिए हैं। तो इस बार महाराष्ट्र की लड़ाई ये याद रहने वाली होगी। देखिए, 1995 में महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 45 निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर विधानसभा में जीते थे। अगर इसी प्रकार से बगावत करने वाले लोग चुनावी मैदान में रहेंगे, अधिकतर लोग चुनाव में अपना नामांकन पीछे नहीं लेंगे, तो लगता है कि इस बार ये आंकड़ा 45 से 50 के ऊपर भी जा सकता है। तो महाराष्ट्र में सत्ता की जो चाबी है ना, वो निर्दलीय के हाथों में भी रह सकती है। या लाख दावा करे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति हो कि हम सत्ता में आएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि जो निर्दलीय है उनकी ताकत लगातार यहाँ बढ़ती हुई जा रही है। जुबानी जंग भी वहां पर तेज हो रही है। ताजगांव जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर रोहित पाटिल, यहाँ पर आर पाटिल के जो बेटे हैं, 25 साल
3 महीने उनकी उम्र है, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहां पर अजित पवार गए और उन्होंने वहां पर बताया कि 70,000 करोड़ के घोटाले की जो फाइल थी, इंक्वायरी की, उस पर साइन आर पाटिल ने की, उनको घेरने की कोशिश की। देखिए आर पाटिल फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें घेरने की कोशिश वहां पर की गई और वहां पर आर पाटिल के जो तंबाकू खाते थे, खैनी खाते थे, उसके बारे में टिप्पणी वहां पर की गई। तो जाहिर सी बात है, हमेशा ये कहा जाता है कि जो कोई मरहूम होता है उसके बारे में ज्यादा नहीं बोला जाता या उसके बारे में मरने के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है, लेकिन ये राजनीति में अब हो रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने से जो उम्मीदवार है आशीष देशमुख, वो यहाँ कह रहे हैं कि हम लंका जला डालेंगे सामने वाले उम्मीदवार की। तो अब जबानी जंग भी तेज हो चुकी है। उधर कल शरद पवार ने भी अजित पवार अजित पवार परसों बारामती जो भावुक हुए थे, रोने को हो रहे थे, तब कल शरद पवार ने वहां पर अपने पोते का प्रचार का नारियल वहां पर फोड़ा और वहां भाषण दिया और चश्मा निकालकर आग पोंछने की एक्टिंग करवा के दिखाई कि किस प्रकार से लोग यहां पर आकर भावनिक होते हैं। तो आप भावनाओं में मत बहना, दिमाग लगाकर वोट करना, ये शरद पवार ने वहां पर कहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति अब 4 तारीख तक ऐसी गर्म रहेगी। कुछ लोग जो निर्दलीय तौर पर खड़े हैं वो अपना फोन बंद कर चुके, नॉट रीचेबल हो चुके हैं। हर संभव तरीके से कोशिश की जा रही है कि निर्दलीयों को समझाया जाए, उन्हें विधान परिषद का आश्वासन दिया जाए। देखिए राज्यपाल नियुक्त करने वाले कोटे में से जो 12 विधानसभा की सीटें थी, उसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने भर दी, 5 खाली रखी। वो इसलिए खाली रखी कि अजित पवार की पार्टी हो, एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, उन सभी को कम से कम चुनाव तक लॉलीपॉप दिया जाए कि आपको हम विधान परिषद पे लेंगे। 5 सीटों के लिए 25 लोगों को वहां पर मनाकर उनका फॉर्म पीछे लिया जा सकता है। तो ये सब रणनीति है, लेकिन कितना वो सक्सेस होगा इस पर सबके वहां पर नतीजे डिपेंड रहने वाले हैं। जी।